नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को हुए इस कार्यकाल का तीसरा बजट यहां पर पेश किया है। राजस्थान सरकार ने भी इस बार पेपरलेस बजट पेश किया है, जहां पर बजट में स्पेशल कोविड पैकेज का ऐलान किया गया, तो वहीं पर अगले साल से अलग कृषि बजट पेश करने का ऐलान भी मुख्यमंत्री की ओर से यहां पर किया गया है। साथ ही अगले 3 वर्षों की अगर बात करें तो 1000 किसान सेवा केंद्रों को यहां पर बनाया जाएगा और साथ ही राज्य में खेती के लिए बिजली देने के लिए भी अलग से बिजली वितरण कंपनी यहां पर बनाई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोजगार के लिए 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने का भी यहां पर ऐलान किया है। तो वहीं पर राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की भी शुरुआत की गई। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रमुख बातें इस दौरान सीएम अशोक गहलोत की ओर से अपने बजट में कही गई है। तो आपको बता दें, सूबे के सभा में आज बजट पेश किया गया है। बजट पेश करने के बाद से लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो उनकी प्रतिक्रिया भी यहां पर सामने देखने को मिल रही है। जहां पर सरकार के लोग लगातार इस बजट को आम जन के हित में बता रहे हैं, तो वहीं पर विपक्ष के तमाम नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि वादा खिलाफी यहां पर सरकार की ओर से की गई है। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत की ओर से आज अपना तीसरा बजट यहां पर पेश किया गया है। विधानसभा में उनकी ओर से बजट पेश किया गया। साथ ही जो प्रमुख बातें रही है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि इस दौरान सीएम की ओर से जो बजट पेश किया गया था आम जनता के लिए, उसमें क्या कुछ प्रमुख यहां पर बातें रही है। आपको हम ये भी बता दें कि अगले साल से कृषि बजट जो है वो अलग होगा। इस बात का ऐलान सीएम की ओर से कहा गया है। किसानों को 16,000 करोड़ के ब्याज फ्री लोन यहां पर मिलेगा, ये बात उनकी ओर से कही गई है। कोई नया टैक्स यहां पर नहीं लगाया गया, बल्कि बहुत सारे टैक्स ऐसे हैं जहां पर 910 करोड़ रुपए की राहत यहां पर सीएम की ओर से दी गई है। साथ ही आपको बता दें, सभी महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। ये बड़ा ऐलान कह सकते हैं, बड़ी राहत कह सकते हैं, सीएम की ओर से यहां पर दी गई है। इसके अलावा ग्रामीण बस सेवा को फिर से शुरू करने का ऐलान सीएम की ओर से किया गया है। 6000 गांवों को यहां पर फिर से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं को रोडमेज में मुफ्त यात्रा करने की बात कही गई है। तो कह सकते हैं कि जितने भी परीक्षार्थी हैं उनके लिए काफी पॉजिटिव और राहत भरी ये खबर रही है, क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि जब कहीं भी परीक्षा होती है तो स्टूडेंट्स को वहां पर जाने के लिए काफी किराया देना पड़ता है। कई बार वो इसलिए भी नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इतना लंबा सफर करके इतना ज्यादा किराया वहां पर देके वो परीक्षा देने के लिए जा सके। तो उनके लिए कह सकते हैं कि सीएम अशोक गहलोत की ओर से एक राहत भरी घोषणा यहां पर की गई है। अब प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं को रोडवेज में यात्रा जो है वो मुफ्त में करने को मिलेगी। साथ ही कोरोना काल में रोकी गई कर्मचारियों की सैलरी भी वापस करेंगे। तो कह सकते हैं कि काफी अच्छी घोषणाएं यहां पर की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अभी भी इस बजट से संतुष्ट यहां पर नजर नहीं आ रहा। विपक्ष की ओर से आज मीडिया कर्मियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये जनता के साथ वादा खिलाफी यहां पर की गई है। जो लोग लुभावने वादे घोषणा पत्र में दिखाए गए थे उनमें से एक भी वादा यहां पर सरकार की ओर से पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तमाम यहां पर सरकार के ऊपर कटाक्ष भी किए गए हैं। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो 7 बड़ी घोषणाएं यहां पर सीएम अशोक गहलोत की ओर से की गई है वो काफी राहत देने वाली होगी। तो आपको बता देते हैं, सूबे के मुखिया अशोक गहलोत की ओर से आज अपना तीसरा बजट यहां पर पेश किया गया है। क्या कुछ प्रमुख बातें हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म और किताबें यहां पर मुफ्त में दी जाएगी, ये बड़ा ऐलान किया गया है। जोधपुर में 400 करोड़ रुपए में यहां पर थिंक सेंटर भी खुलेगा। जोधपुर में 400 करोड़ रुपए में यहां पर
थिंक सेंटर खुलेगा। ये बात सीएम अशोक गहलोत की ओर से बजट में आज कही गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि डिजिटल शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में स्मार्ट टीवी यहां पर लगाए जाएंगे ताकि स्टूडेंट जो है वो भी यहां पर स्मार्टली शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके अलावा आपको बता दें आवासीय स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन जो है वो यहां पर कह सकते हैं कि फ्री में लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। आवासीय स्कूलों में इंटरनेट जो है वो फ्री में यहां पर दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई यहां पर कंटिन्यू कर सके। इसके अलावा सभी संभागों में विशेष योग्यजन आवासीय स्कूल खुलेंगे। ये बात भी सीएम अशोक गहलोत की ओर से कही गई है। तो कह सकते हैं कि जो बड़ी घोषणाएं यहां पर सीएम की ओर से की गई है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी घोषणाएं यहां पर सीएम की ओर से की गई है जिनसे कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों के एक दो वर्ग ऐसे हैं जिन्हें छोड़कर बाकी के लोगों को यहां पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जोधपुर जयपुर में विशेष योग्यजन के लिए यहां पर 2 नए कॉलेज खुलेंगे। ये बात सीएम की ओर से कही गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी के लिए भी 200 करोड़ रुपए का यहां पर ऐलान किया गया है कि 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद लेबोरेटरी यहां पर खोली जाएगी। साथ ही भरतपुर में संस्कृत महाविद्यालय और साथ ही इंक्यूबेशन सेंटर भी यहां पर खुलेगा। ये तमाम बड़ी बातें हैं हम आपको बता रहे हैं जो कि आज बजट के दौरान सीएम अशोक गहलोत की ओर से कही गई है। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं 600 स्कूलों में कृषि संकाय बढ़ाएंगे और साथ ही 3500 क्लासरूम यहां पर और भी सरकार की ओर से बढ़ाए जाएंगे ताकि जिस तरीके से एडमिशन जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो यहां पर स्टूडेंट जो है वो आराम से क्लासरूम में बैठकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक स्कूल में चले जाते हैं तो वहां पर बैठने की व्यवस्था नहीं होती जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफी परेशानी होती है। अभिभावक इस बात को लेकर काफी चिंता में रहते हैं कि जहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं वहां पर वो तरीके से बैठ तक नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सीएम अशोक गहलोत की ओर से आज ये बजट पेश किया गया है जिसमें बहुत सारी राहत आम लोगों के लिए दी गई है। इसके अलावा आपको किसानों के लिए बता देते हैं किसानों के लिए भी यहां पर गहलोत सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। 50,000 किसानों को यहां पर सोलर पावर कनेक्शन जो है वो यहां पर दिया जाएगा। 50,000 रुपए के ब्याज मुक्त लोन का यहां पर प्रावधान किसानों के लिए सीएम अशोक गहलोत की ओर से किया गया है। अगले साल से अलग से कृषि बजट यहां पर पेश होगा। तो कह सकते हैं कि किसानों के लिए बड़ी राहत भरी बात है और साथ ही एक पॉजिटिव खबर कह सकते हैं उनके लिए कि अब किसानों के लिए अलग से यहां पर सरकार जो है वो बजट पेश करती हुई नजर आएगी। 1000 किसान सेवा केंद्र यहां पर बनाए जाएंगे ताकि वहां पर किसानों के लिए जो भी किसानों की परेशानियां है मुसीबत है वो जाकर वहां पर बातचीत कर सके। उनके लिए यहां पर 1000 सेवा केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा राज्य की बात करें तो यहां पर मिनी फूड पार्क भी बनाए जाएंगे ताकि किसानों को कुछ हद तक यहां पर राहत मिलती हुई नजर आ सके। इसके अलावा लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से किसानों को सब्सिडी के लिए 16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर सीएम अशोक गहलोत की ओर से अपने बजट में किया गया है। तो आपको बता दें सरकार की ओर से लगातार ये कोशिश की गई है कि हर वर्ग पर यहां पर खासा ख्याल रखा जाए, हर पहलू को यहां पर देखा जाए, उसके बाद में ये आम बजट यहां पर पेश किया जाए। सरकार की ओर से जहां लगातार कहा जा रहा है कि हर वर्ग का खासा यहां पर ख्याल रखा गया है उसके बाद में बजट पेश किया गया है। तो वहीं पर विपक्ष की ओर से अभी भी लगातार जो बजट पेश किया गया है उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं सीएम अशोक गहलोत की ओर से आज अपना तीसरा बजट पेश किया गया और इस दौरान तमाम प्रमुख बातें यहां पर उनकी ओर से रखी गई है। तमाम ऐसी घोषणाएं उनकी ओर से की गई है जहां पर उन्होंने कहा है कि आने वाले सालों में उन घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं जो अभी भी अधूरी होती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो आपको बता दें आम बजट यहां पर पेश किया गया है सरकार की ओर से और इस दौरान तमाम प्रमुख बातें यहां पर सीएम अशोक गहलोत की ओर से कही गई है। काफी लंबा ये बजट था, लगभग कह सकते हैं कि 2 घंटे और 47 मिनट के आसपास सीएम अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करते हुए नजर आ रहे थे। उनके बाद में उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जहां पर उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से बजट पेश किया गया है कोविड काल में भी राजस्व को काफी नुकसान हुआ था लेकिन उसके बावजूद भी तमाम बातों को जहन में रखकर उसके बाद में बजट यहां पर पेश किया गया है।
तो आपको बता देते हैं, सूबे के मुखिया अशोक गहलोत की ओर से आज आम बजट पेश किया गया है और उसके बाद से लगातार आम लोगों के साथ साथ तमाम नेतागण जो है उनकी प्रतिक्रिया आने का सिलसिला भी यहां पर शुरू हो गया है और इसी मुद्दे को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपसे उनका तारुफ करवा देते हैं। तो आपको बता दें, बीजेपी से विधायक अविनाश गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही आपको बता देते हैं कि कांग्रेस से विधायक हाकम अली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाकम अली जी, आपका भी न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, अर्थशास्त्री हमारे साथ पुलकित खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित सर, आपका भी न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अविनाश गहलोत जी, आपके पास आना चाहूंगी। मेरा सवाल यही कि आज जो सरकार की ओर से बजट पेश किया गया है, इस बजट की 3 प्रमुख अच्छी बातें जो आपको लगी हो वो सबसे पहले बताइए। प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब से वर्तमान प्रदेश सरकार बनी है जी, तब से लेके आज दिन तक लगभग ये 3रा बजट राजस्थान सरकार का पेश हुआ है जी। और ये 3रे बजट में मुख्य रूप से जो हमें लगा है, हमें नहीं पूरे राजस्थान की जनता को ये लगा है, आज फिर वही एक जो सिलसिला है वो चलता आ रहा है और घोषणाओं के ऊपर घोषणाओं करने का जो क्रम है वो इनका जारी है जी। आप चाहे 2019-20 का बजट देख लें, चाहे 20-21 का बजट देख लें या चाहे 21-22 का ये बजट देख लें, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने इतनी घोषणाएं करी, लेकिन उन घोषणाओं को धरातल पर आपने कितनी वित्तीय स्वीकृतियां जारी करी और कितना काम प्रदेश की जनता के सामने आया है। घोषणा में तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इन छोटी घोषणाओं के आधार पर इस राजस्थान प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। विकास करने के लिए आपको धरातल पर काम चाहिए और ये राजस्थान प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि आपने जिस प्रकार से 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपने राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की झूठी घोषणाएं करी, और ये लगातार 3रा बजट है जब आप घोषणाओं पर घोषणा करते जा रहे हैं, लेकिन उन घोषणाओं के ऊपर आपने किसी प्रकार का कोई क्रियान्वयन नहीं किया, उनके ऊपर कोई आपने इस प्रकार कोई कार्रवाई नहीं करी, उनको स्वीकृतियां नहीं प्रदान करी। और आखिर इस तरीके से ये जो राजस्थान प्रदेश की जनता है ये आपके झूठ को समझ चुकी है और भले आप कितनी भी घोषणा कर दें, लेकिन जब तक ये धरातल पर नहीं आएगी तब तक इस प्रदेश के साथ में अन्याय होगा। जी अविनाश जी, जितना मुझे याद है, सीएम अशोक गहलोत की ओर से लगभग 2 घंटे 47 मिनट उनकी ओर से बजट विधानसभा में पेश किया गया है। इस दौरान मैंने आपसे 3 बातें पूछी। आपको नहीं लगता कि इतने बड़े बजट में उन्होंने तमाम घोषणाएं करी है? 3 प्रमुख ऐसी बातें जो आम लोगों के हित में हो। जी प्रीति जी, मैं ये कह रहा हूं कि बजट के अंदर उन्होंने जिस प्रकार से हमारे पिछले वसुंधरा जी की सरकार की जो घोषणाएं थी उनको वापस धरातल पर लाने का काम करने का जो काम किया है, घोषणा की है, ठीक है। उन्होंने कृषक किसानों के लिए जिस प्रकार अलग से बजट रखने का प्रावधान किया है, मैं कहता हूं पिछले बजट के अंदर किसान कल्याण कोष का इन्होंने घोषणा करी थी, लेकिन उसका हुआ क्या? 1 साल बीत जाने के बाद उस किसान कल्याण कोष का क्या हुआ, ये आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है, राजस्थान प्रदेश की जनता से कोई छुपा हुआ है। पिछले सरकार वसुंधरा जी की सरकार की योजनाएं थी वो या तो इस सरकार ने बंद कर दी या उसका नाम बदलकर उसको वापस प्रदेश की जनता के सामने रखा है। तो इस प्रकार से झूठ मूठ की जो सरकार है ये ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। और ठीक है, तो मतलब अविनाश जी, आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आज जो बजट पेश किया गया है, जो वसुंधरा राजे सरकार के टाइम से घोषणाएं यहां पर की गई थी, उन्हीं घोषणाओं का क्रियान्वयन करने की बात कही गई है, उन्हीं घोषणाओं को आगे बढ़ाने की बात यहां पर कही गई है। ठीक है, हाकम अली जी, आपके पास चलते हैं। हाकम अली जी, सबसे पहला वही सवाल मेरा आपसे, कौन सी 3 प्रमुख घोषणाएं आपको ऐसी लगी जो वाकई हर वर्ग के लिए राहत भरी रही? सबसे पहले मैं भाई अविनाश गहलोत को बताना चाहूंगा कि इनसे पूछा गया 3 कोई भी अच्छी घोषणा है जी। किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं, किसान पूरे भारत में आंदोलन कर रहे हैं और किसानों के प्रति हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जो किसानों के लिए किसान कोष की जो घोषणा की है उसमें बजट की घोषणा की है कि हम उसके लिए बजट अवेलेबल कराएंगे और अगला बजट जो होगा वो किसान कृषि का अलग से बजट पेश किया जाएगा। ये सबसे बड़ी एक अच्छी बात है, किसान हित में है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, जो चिकित्सा के अंदर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई है कि कोविड जैसी महामारी चल रही थी और उसमें अभी भी हम सफल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी खतरा बरकरार है। उसको देखते हुए चिकित्सा क्षेत्र में इतना अच्छा उन्होंने बजट में
घोषणाएं की है और पिछले दिनों उन्होंने इसको अमलीजामा भी पहनाया था और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसमें अमलीजामा पहनाएगा। जी, लेकिन विपक्ष की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि उनकी टाइम में जो योजनाएं चलाई जा रही थी उन्हीं योजनाओं का क्रियान्वयन यहाँ पर किया गया है, उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। नया क्या दिया है लोगों को? नहीं, वो ये माननीय मुख्यमंत्री ने खुद ने स्वीकार किया है बजट भाषण के अंदर, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है। अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, आपके पास आऊंगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ में एक शिलान्यास किया था कि घोषणा, उन्होंने एक बजट में घोषणा की थी कि फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी इलाके को नहर का मीठा पानी पिलाया जाएगा। 832 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा की थी, उसका शिलान्यास भी किया था और उनका 75% काम पूरा भी कर दिया था पिछली पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत की सरकार में। मात्र 25% काम बचा हुआ था, उसको भी जब 5 साल निकल गए, हम रोके, हम आंदोलन करके रह गए, 25% काम ये लोग पूरा नहीं कर सके। हमारी सरकार फिर 2018 में बनी। आज हमारे मुख्यमंत्री ने फिर घोषणा की है कि घर घर जल जीवन मिशन योजना के तहत ऐसी कोई ढाणी नहीं बचेगी कि उसके घर में नहर का मीठा पानी नहीं पहुंचेगा। तो क्या जवाब देंगे? मैंने पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ 5 साल में आप लोगों ने इस योजना के लिए क्या किया था? कि क्या किया? एक भी पाइप डाला, एक उज्ज्वला से टंकी कहीं बनाई है? तो मैं चैलेंज करता हूं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने बनते ही सारे जो अधूरा काम था वो पूरा किया और अब आने वाले दिनों में इस बजट में प्रावधान किया है कि लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के लिए 293 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है और हर घर के अंदर नल जाएगा, नल के अंदर मीठा पानी आएगा, नहर का पानी आएगा और लोग अच्छे पानी, फ्लोराइड पानी से मुक्ति पाएंगे। ठीक है, हाकम जी, एक सवाल और है मेरा आपके पास, उसके बाद पुलकी जी आपके पास आऊंगी। हमारी सरकार ने लगातार ये कहा जा रहा है विपक्ष के तमाम नेताओं की ओर से कि जिस तरीके से सीएम गहलोत की ओर से अंधाधुंध यहाँ पर तमाम घोषणाएं कर दी गई है, स्कूल खोल देंगे, सेंटर खोल दिए जाएंगे और तमाम ऐसी घोषणाएं उनकी ओर से की गई है जो शायद ही इस बार पूरी होती हुई नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से घोषणाएं की गई है उसका सारा भार जो है वो तो केंद्र सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार इन्हें पैसा देगी, उसके बाद में ही आगे की योजनाएं चलाई जाएगी। तो उन्होंने साफ कहा कि ये घोषणाएं सीएम की ओर से कर तो दी गई, लेकिन इसका सारा असर जो है, इस पर जो पैसा खर्च होगा वो केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। नहीं, केंद्र सरकार को रहम नहीं करी है राजस्थान की जनता पर। राजस्थान की जनता टैक्स भी दे रही है और राजस्थान की जनता ने उनको केंद्र की सरकार बनाने में 25 MP दिए। क्या रहम कर रहे हो? 25 MP दिए, उनको बहुमत दिया राजस्थान की जनता ने, तो हक बनता है राजस्थान की जनता का। ये प्रदेश सरकार हक मांगेगी कि प्रदेश की जो सरकार है इसने 2 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को कोसने का काम किया है। अगर देखे केंद्र सरकार को कोसने का काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री ने जो कोविड के अंदर जो प्रावधान किया था, ये हमारे विपक्ष के साथी बार बार ये बोलते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, तो फिर नरेंद्र जी मोदी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी प्रशंसा क्यों की, उनको धन्यवाद क्यों दिया कि राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छा प्रावधान किया है। कोविड के अंदर कितने हॉस्पिटल खुलवाए थे, उसके अंदर कोविड सेंटर खुलवाए थे और कोई भी इस लॉकडाउन जब किया था तो कोई आदमी भूखा नहीं सोए अपने घर के ऊपर, घर के ऊपर रात को खाना खा के सोए, भूखा नहीं उठे भूखा, लेकिन सोए तब खाना खाकर सोए। ये हमारे प्रतिदिन। जी जी बोलिए अविनाश जी। जिस प्रकार से हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि कोरोना के अंदर प्रशंसा करी थी, मैं ये कह रहा हूं कभी आपने धरातल पर जाकर देखा था कि व्यवस्था कैसी थी राज्य सरकार की? आपने जिस कोविड जो केयर सेंटर बनाए थे वहां पीने का पानी नहीं था, वहां रहने के लिए साफ सुथरे बेड नहीं थे, वहां उनके ऊपर चद्दर साफ नहीं थी, पहनने के लिए चप्पल नहीं थे, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। रात को 11-12 बजे लोगों के हमारे पास टेलीफोन आते थे कि हमें भोजन अभी तक नहीं करवाया जा रहा है, और भोजन में था क्या? एक दाल और रोटी, इस प्रकार से उसका पैसा पूरा सरकार की तरफ से मिलता था। लेकिन आपकी व्यवस्था इस प्रकार की थी कि आपने जो मैनेजमेंट जो करना था आपको, वो आप कर नहीं पाए थे। और मैं धन्यवाद देता हूं केंद्र सरकार को, धन्यवाद देना चाहता हूं। 1 साल के अंदर उन्होंने वैक्सीन बना दी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज एकमात्र विश्व के अंदर ऐसा देश है जहां वैक्सीन बिना किसी कीमत के आधार पर लग रही है। वो गरीब हो चाहे कोई भी जो फ्रंट लाइन पे काम करने वाले लोग हैं, उनको फ्री के अंदर लग रही है। ये 1 साल के अंदर कोरोना वैक्सीन को बनाकर इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के सामने ये जो उदाहरण पेश किया है कि विश्व के अंदर हिंदुस्तान के अलावा कोई नहीं हो सकता है। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी के अलावा इस देश का प्रधानमंत्री अगर कोई और होता तो यह लाशों के ढेर बिछ जाते। और जो मैनेजमेंट केंद्र की सरकार का था, आज उसी के दम पर आपने तो जो थाली बजवाई थी मोदी जी ने, आपने तो उसकी मजाक उठाई थी, आपने उसका मजाक उड़ाया था।
अगर पक्ष विपक्ष की बात करें तो पक्ष जहां इसे सरकार लगातार कह रही है कि आम जन के हित में ये बजट आया हुआ है, तमाम घोषणाएं आम जन के फायदे के लिए यहां पर सरकार की ओर से कही गई है, तो विपक्ष कह रहा है साफ साफ कि ये वादा खिलाफी है और कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की गई जिससे आम जन का कुछ फायदा हो। आप एक अर्थशास्त्री हैं, आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इसमें जो घोषणाएं की गई है उससे आम जन का फायदा होगा? जी मैम, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो बजट पेश किया गया है ना, हम उसको ये कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन और सारी उम्मीदों पे खरा उतरने वाला बजट है, और ना हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट कोई लोगों को नहीं दिया गया। एक बड़ा बैलेंस सा बजट है जहाँ पे कुछ चीज़ें जहाँ पे काम करने की आवश्यकता थी, कुछ चीज़ें जहाँ पे इमीडिएटली गवर्नमेंट की अटेंशन रिक्वायर्ड थी, वहाँ पे ध्यान दिया गया है, उन चीज़ों को टेक केयर किया गया है। कुछ चीज़ें छोड़ दी गई है। जैसे मैं बात करूं, अभी जैसा आप बोल रही थी, कुछ अच्छी बातें जो इस बजट में मुझे लगी, बिल्कुल, वो सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, ये एक अनोखी प्रकार की स्कीम है जो पहली बार किसी बजट में मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, जहाँ पे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है, उनको फाइनेंशियली असिस्ट किया जाए। मान लीजिए कोई अपना प्रॉपर्टी उस संस्था को डोनेट करना चाहता है, तो वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन शुल्क में, स्टैम्प ड्यूटी में बेनिफिट दिया जाएगा, मोटर व्हीकल टैक्स में रिबेट दी गई है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रिलीफ जो अगर हम देखें, बिजनेस कम्युनिटी जो इंतज़ार कर रही थी पिछले 1-2 महीने से, बड़ी सुगबुगाहट थी। रिसेंटली हमने देखा कि वैट डिपार्टमेंट ने बहुत सारे पिछले 1 महीने में बहुत सारे व्यापारियों के बैंक अटैच किए कि पुरानी जो डिमांड्स वैट के अंदर या CST के अंदर खड़ी हुई थी, तो उसके अंदर एक एमनेस्टी स्कीम की अपेक्षा पूरा व्यापारी वर्ग, पूरा कंसल्टेंट वर्ग, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रोफेशनल्स बड़े टाइम से कर रहे थे कि एक एमनेस्टी स्कीम सरकार लेकर के आए, जहाँ पे जो पुराने लंबित मामले हैं, जो उलझने हैं, जो डिपार्टमेंट में और व्यापारियों में झगड़ा चलते रहता है, उनका एक निस्तारांतरण हो। बहुत पुराना जो रिकवरी डिपार्टमेंट ने करनी है, अनावश्यक रिकवरी भी ना हो, और जहाँ पे देना है कुछ व्यापारी को वो अमाउंट भी दे। तो वो एमनेस्टी स्कीम फाइनली आज के बजट में उसकी घोषणा कर दी गई है। कुछ रिप्स के अंदर अमेंडमेंट किए गए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ अच्छे काम किए गए हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी को में रियायत दी गई है 2% की, अफोर्डेबल हाउसिंग में 50 लाख तक के। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं जो हमको देखनी पड़ेंगी, जिनको हमको कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन जितना रिक्वायर्ड था, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी में अगर थोड़ी और रियायत की उम्मीद कर रहे थे सब लोग, DLC रेट में जो 10% का विंडो एक अलाउ किया, उसको थोड़ा और लंबे टाइम के लिए देना चाहिए था, तो कुछ कमियां भी है। सो ओवरऑल ये एक बैलेंस बजट है। पुलकित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई एवरेज या बैलेंस बजट इसको हम कह सकते हैं, सवाल एक ये भी बनता है कि जिस तरीके से अभी कोरोना महामारी से लगातार हम धीरे धीरे कह सकते हैं कि निकलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अब भी जो है वो कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा मान सकते हैं कि कोरोना महामारी जो है, जो ये काल हमारे बीच से गुजरा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इस बजट में बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं या बहुत सारी ऐसी उम्मीदें हैं जो पूरा होती हुई नजर नहीं आई। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा एक जो पेट्रोल डीजल को लेके अभी एक बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है, तो वहाँ एक रियायत की उम्मीद थी कि सरकार अपना कुछ एटलीस्ट रेवेन्यू वहाँ पे टैक्स का कुछ रियायत दे। और कोरोना का जैसा आपने बताया, हेल्थ सेक्टर में कुछ और काम किया जा सकता था, दिया है यहाँ पे, ऐसा नहीं है नहीं दिया है। कुछ बजट भी वहाँ पे एलोकेट किया गया है, रिप्स के अंदर थ्रस्ट सेक्टर में हॉस्पिटल्स को लेकर के आए, अच्छे कदम है। बट और काम किया जा सकता था, वहाँ पे बहुत स्कोप था, जैसा आप बता रहे हैं, कोरोना की वजह से बहुत रिक्वायर्ड था वहाँ पे काम। ठीक है अविनाश जी, पुलकित जी की ओर से जो बातें कही गई है, इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से अभी अपने माननीय हमारे साथी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की योजना की बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना केंद्र की मोदी जी की सरकार की योजना है। 2024 से पहले अकेले की ग्रामीण आबादी में शहरों की भांति गांवों के अंदर भी, गांव ढाणियों के अंदर भी मीठा पानी हर घर को, हर नल के माध्यम से पानी पहुंचे। इतने साल, 2 साल हो गए इसको, योजना को स्वीकृत हुए, लेकिन राजस्थान सरकार ने अपना राज्यांश क्यों नहीं दिया?
जबकि केंद्र सरकार तो दे रही है। ऐसा तो नहीं है कोरोना राजस्थान के अंदर ही आया था, कोरोना तो पूरे हिंदुस्तान में आया था, हिंदुस्तान जैसे 200 कंट्री में आया था। लेकिन राजस्थान सरकार के पास ऐसा क्या था कि आपने पैसा अलॉट किया नहीं आपके राज्यांश का, उसकी वजह से आज जितना काम अदर स्टेट के अंदर हुआ है उतना राजस्थान उसके अंदर कहीं भी नहीं है। दूसरा, पेट्रोल और डीजल, आज आप एक बार तुलना करिए, राजस्थान पूरे भारत के अंदर सबसे टॉप मोस्ट में है रेट के मामले में, लगभग 100 के करीब पहुंच रहा है पेट्रोल, 90 रुपए के करीब डीजल पहुंच रहा है। और जो हमारे पड़ोसी राज्य है ना, वहां से 10 या 12 रुपए की रेट ज्यादा है। आप वेट क्यों नहीं कम कर रहे हैं? रेट कम किया ना, आप कितना 2% से कितना फर्क पड़ेगा बताइए एक बार। आप जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कीमत अगर वसूली जाती है, और उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, जो बॉर्डर के ऊपर जो है, बॉर्डर के ऊपर जो पेट्रोल पंप है बेचारे, वो सारे बंद होने की कगार पर है, क्योंकि उन्होंने लगा तो दिया, लेकिन पड़ोसी राज्य में जाके 10-12 रुपए की जो रेट कम है वहां से वो लोग तेल खरीद रहे हैं। तो ये आपको कितनी बार कहा है, लेकिन आपने कभी किया नहीं सकते आप लोग। सिवाय 2 साल के अंदर राज्य सरकार ने, मोदी जी की सरकार को कोसने के अलावा क्या काम किया बताइए एक बार। आपने घोषणाएं बहुत करी है, मानते हैं, लेकिन घोषणाओं के ऊपर क्रियान्वयन कितना हुआ आप एक बार बता दीजिए। आपने पिछले बजट के अंदर नंदीशाला खोलने का घोषणा हुई थी, आप बताइए कितनी नंदीशाला आपने धरातल पे खोली है। आपने गौशाला के आपने नाम लिया था, गौशाला कितनी गौशाला का अनुदान बाकी आज की तारीख में आपको पता? एक बार आप पता करके आइए कितनी गौशाला का अनुदान बाकी है। इसके अलावा आपने क्या किया, आपने कम्युनल वॉयलेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर 50,000 मीट की दुकानें खोलने का आपने आदेश जारी किया था, लेकिन दबाव के बावजूद भरोसा दिलाते हैं कि वो पूरी होती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तो आम जन जो है वो इंतजार करता रहे। कर्ज माफी का वादा किया था, कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ बताइए। आपने युवाओं के बेरोजगारी भत्ते के लिए आपने कहा था, आप बताइए कितने बेरोजगारों को आपने बता दिया था। आप माइनिंग डिपार्टमेंट से पैसा कितना आता है, आपने कितना खर्च किया, आप बताइए एक बार आपने कितना किया। चिकित्सा सेवाओं के अंदर आपने क्या काम किया बताइए। सिवाय आपने एक कोरोना काल के अंदर 1 साल के अंदर सिर्फ आपने एक बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपकी तारीफ करी है, आपने इसके अलावा कोरोना के अंदर चिकित्सा सेवाओं के अंदर क्या योगदान रहा आपका, ये बताइए आप एक बार। पंचायत चुनाव में जो सवाल किए गए हैं, जो आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं, हाकिम जी से उनका जवाब ले लेते हैं। चुनाव के अंदर देख लीजिए आपके खिलाफ में कितने बोर्ड बने आपके खिलाफ के अंदर। ठीक है सर, ठीक है जी। हाकिम जी, नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि जनता जनार्दन होती है। जनता ने नगरपालिका और पंचायत चुनाव में ये बता दिया कि कांग्रेस सरकार आज हम बजट पर चर्चा करें कि बजट में क्या कुछ अच्छा रहा और क्या कुछ ऐसे जिले हैं जो सरकार नहीं कर पाई। बजट पे आते हैं ना हाकिम जी। राजस्थान के अंदर ऐसे खाते हैं, ऐसे जिले हैं जहाँ अविनाश जी मैंने आपको वक्त दिया ना, अविनाश जी मैंने आपको वक्त दिया, अब उन्हें अपनी बात कंप्लीट करनी दीजिए। दोबारा बजट में इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। पूरी घोषणाएं हमारी हो चुकी हैं, इनके पास एक नंदीशाला के अलावा नंदीशाला भी कोई टेक्निकल रुकी थी। अभी अब हमारी जो सरकार है उसमें अभी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने दोबारा घोषणा की है कि हम पिछली बार जो घोषणा की थी नंदीशालाओं की, उसमें कोई जगह की प्रॉब्लम थी, कहीं पर कुछ और प्रॉब्लम थी, समस्या थी, वो हम अब समस्या तकरीबन पूरी कर ली गई है। अब जल्द से जल्द इन नंदीशालाओं का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत सरकार ने जो ग्रामीण सेवाएं, जो परिवहन की सेवा की थी, इन्होंने आते बंद कर दी। इन्होंने बंद करने के अलावा कोई काम नहीं किया, और हमने वही ग्रामीण सेवा आज हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि ग्रामीण के लोग भी चाहते हैं कि हमें सरकार वो स्टार्ट कर दी है। पिछले 2 साल से क्या कर रहे थे, 2 साल से क्यों नहीं हुई? नहीं कर रहे हैं ना। यही तो कहना चाहता हूँ विपक्ष के साथियों की, जो अच्छी बात है उसको अच्छी कहो। विपक्ष का काम होता है अगर कोई गलत बात करते उसको गलत मुद्दा उठाओ, लेकिन जो ये लोग अच्छी बात है उसको एक्सेप्ट नहीं करें। किसानों के लिए हमारे मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं, फिर भी करें किसानों के लिए कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, आप किसानों के आपने जिक्र किया, तो अविनाश जी आपसे यही सवाल है सिंपल सा कि अब जो सीएम अशोक गहलोत की ओर से कहा गया है कि अगली बार जब बजट पेश किया जाएगा तो किसानों का अलग से बजट यहाँ पर पेश किया जाएगा कृषि को लेकर, इसे आप कैसे देखते हैं अविनाश जी? मैं ये कह रहा हूं जिस प्रकार से राजस्थान सरकार केंद्र के किसान बिल का विरोध कर रही है, ये कहां तक जायज है, ये इन लोगों से पूछिए। और मैं पूरे चुनौती के साथ में पूछना चाहता हूं, मैं चुनौती के साथ पूछना चाहता हूं, किसान बिल के विरोध में आपके पास में क्या तथ्य हैं, उन तथ्यों को आप इनके सामने रखिए। एक भी कांग्रेसी व्यक्ति, एक भी कांग्रेसी मित्र अगर ये कह दे इस किसान बिल के अंदर ये किसानों के खिलाफ में है, आप बात बता दीजिए एक बार। सिर्फ इसलिए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कह दिया इस किसान बिल का अपने विरोध करना है, इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। और इस किसान बिल के विरोध करने के पीछे भी बहुत सारे कारण है, क्योंकि आपको
पता है कि केंद्र के अंदर पिछले लगभग ये लगातार दूसरा कार्यकाल है मोदी जी का, जो जन कल्याणकारी योजना है जनता तक पहुंच रही है, जनता तक पहुंच रही है, उनसे आप ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किसानों को, और आपको पता है अविनाश जी और हाकम जी आपके पास लौटूंगी, पुलकित जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार हाकम और अविनाश जी को आप सुन रहे हैं, जिस तरीके से उनकी ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, आप खुद अर्थशास्त्री हैं, वीडियो पेश हो जाएंगे आपके, जो दिन में नमाज नहीं होता तो शायद ये बजट और अच्छा हो सकता था। और इसके अलावा भी आपने 3-4 योजनाएं जो है उनका जिक्र यहाँ पर किया। आपने कहा कि वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आम जन के लिए कुछ हद तक फायदेमंद साबित होती हुई नजर आएगी। साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ग है जहां पर आपको लगे कि सरकार की ओर से वाकई खासा ख्याल यहाँ पर रखा गया है? जी मैम, देखिए जो अभी जैसे मैं सुन रहा था डिबेट, तो देखिए ये तो रूलिंग गवर्नमेंट का और अपोजिशन का झगड़ा है जो हमेशा से चलते हुए आता है और चलता रहना चाहिए। एक डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी चीज़ है कि डिस्कशन यहाँ पे होते रहे और आरोप प्रत्यारोप जिसे आप लोग कहते हैं तो वो चीज़ भी होती रहे, तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा ही है। बट यहाँ पे कुछ सेक्टर्स देखिए, बिजनेस कम्युनिटी मैं अगर आप मेरे से 100 में से सेटिस्फेक्शन रेशियो पूछेंगे कि बिजनेस के लिए कितना काम, जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर कितना ध्यान गवर्नमेंट ने रखा, सो इसको मैं 65 से 70 रेट करूंगा 100 में से। और 65-70 एक डिसेंट रेटिंग है, मतलब जहाँ पे बजट आते हैं, जहाँ पे बिजनेस फ्रेटर्निटी को आउटराइटली कुछ भी नहीं मिलता, बट 65-70% भी अगर उनकी नीड्स को फुलफिल किया गया, जैसे वैट की एमनेस्टी स्कीम जैसे मैंने आपको बताया, ये एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली बैंक अटैच किए, तो लोगों की डिमांड्स थी, लाखों करोड़ों रुपए की डिमांड्स थी और लोग परेशान हो रहे थे, वो काम नहीं हो पा रहा था। तो अभी एमनेस्टी स्कीम से आने से जितना जल्दी, और अच्छा मुख्यमंत्री साहब ने एक चीज़ और यहाँ पे एक्नॉलेज करनी पड़ेगी हमको कि जो मुख्यमंत्री साहब ने ये योजना जो बताई है, इसका क्रियान्वयन फेसलेस और ऑनलाइन कहा गया है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो योजना है, जो एमनेस्टी स्कीम दी जाएगी, ये कंप्लीटली फेसलेस और ऑनलाइन रहेगी। सो अब वो प्रैक्टिकली कब से इंप्लीमेंट होती है, कब से उस पर काम चालू होता है, ये एक देखने का पॉइंट रहेगा। उसके अलावा बिजनेस के अलावा हम देखें तो देखिए स्टैम्प ड्यूटीज़ को लेके भी, रियल एस्टेट के लिए भी काफ़ी वर्किंग की गई है। अफोर्डेबल हाउसिंग में डेफिनेटली एक बूस्ट आएगा, क्योंकि अगर 50 लाख तक की प्रॉपर्टी कोई खरीद रहा है और 2% की स्टैम्प ड्यूटी का रिबेट अगर उसको मिलता है, तो आउटराइट ही मान के चलिए 1 लाख रुपए उसके बच रहे हैं। सो एक कंसीडरेबल अमाउंट है आपको डिसाइड करने के लिए। सो अगले 2-3-4 महीने में हम देख पाएंगे कि जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स है, छोटे फ्लैट्स है 50 लाख तक के, वहां पे एक थ्रस्ट आएगा। तो ये एक अच्छा रियल एस्टेट के उठाव के लिए एक अच्छा काम है जो गवर्नमेंट ने किया है। और किसानों का जैसे यहाँ पे बात चल रही थी, तो ये एक देखने का विचारणीय मुद्दा रहेगा कि अगले साल, जैसा मुख्यमंत्री साहब ने बताया कि सब अगले साल अलग किसानों के लिए बजट आएगा। तो देखिए हमको ये समझना पड़ेगा, बजट में जो फंड्स है वो कंसोलिडेटेड फंड होता है। अब उस फंड में से अगर उसको सेपरेटली पार्क करके और किसानों के लिए अलग से बजट रोल आउट होता है, तो वो बजट भी देखने के लिए रहेगा, क्योंकि वो बजट कहीं ना कहीं जाके हर जगह इंपैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखिए किसानों की मशीनरी, एग्रो मशीनरी पे अगर कोई रिबेट देना है, तो वो कहीं ना कहीं एग्रो मशीनरी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है जो कंपनीज, उनको भी आपको इंसेंटिवाइज उनको करना पड़ेगा ताकि किसान को सस्ती मशीनरी मिले। सस्ती खाद चाहिए तो आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को रिबेट देना पड़ेगा, उसको सब्सिडाइज करना पड़ेगा ताकि सस्ती खाद मिले। तो ओवरऑल बजट में ये चीज पॉसिबल हो पाती है। जैसे आज हम देखें कि अगर रिप्स में कुछ फायदे पहुंचाए गए हैं तो ओवरऑल होलिस्टिकली सबको दिए गए हैं, बट अलग से जब बजट बनाया जाएगा तो ये फायदा किसानों का डायरेक्ट कैसे पहुंचेगा या इनडायरेक्टली कैसे पहुंचेगा, ये अगले साल में बजट में एक देखने का मुद्दा रहेगा। तो अभी ठीक है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, बट अगले साल ये देखने का मुद्दा रहेगा कि कैसे ये चीज प्रैक्टिकल होती है। अविनाश जी, आखिरी कमेंट। इस तरह से जैसा मैंने बताया बैलेंस बजट में इसको कहूंगा। ठीक है पुलकित जी, आऊंगी, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, वरना आपसे और भी चर्चा करती। जी अविनाश जी, आखिरी कमेंट। मैं ये कह रहा था, मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने टैक्स बढ़ाया नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार की आपने घोषणा की है, इन घोषणाओं की क्रियान्वित कैसे होगी आप ये बता दें एक बार। आपके पास फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे होगा, आप ये वित्तीय जो संसाधन है कैसे उपलब्ध करा पाएंगे, आप एक बार राजस्थान की इस प्रदेश की जनता को आप बता दें, क्योंकि घोषणाएं तो आपने बहुत कर दी है। ये लोक लुभावना बजट है, क्योंकि 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं, आपने वहां के लिए भी घोषणाएं करी हैं, लेकिन अब ये जो प्रदेश की जनता है काफी हद तक घाटा हुआ है, लगातार सरकार की ओर से बात भी कही गई है। हाकम जी, अविनाश जी की ओर से जो बातें कही गई है उनका आप सीधा सा जवाब दे दीजिए। जिस तरीके से तमाम घोषणाएं यहाँ पर की गई है, उन्हें कैसे पूरा करेंगे आप? सीधा सा जवाब है
सीधा सा जवाब है, शॉर्ट सा, कि हमारे मुख्यमंत्री ने पिछले बजट में जो घोषणाएं की थी उनको भी पूरा किया। उसको पुलकित जी ने स्टेप लगा दिया। 78 घोषणाएं आज की तारीख में पेपर पे पड़ी है। 78 घोषणाएं जो पिछली बार करी थी वो ऐसे कैसे पड़ी है? और मैं चैलेंज करता हूं, आप पूछ लीजिए 78 घोषणाएं उनकी आज ऐसे कैसे पड़ी है जिसमें 0% काम हुआ है? मैजिक देखना, मेरा मैजिक में जादूगर हूं और मैं पूरी की पूरी योजना को धरातल पर लाऊंगा और पूरे बजट बगैर टैक्स बढ़ाए, बगैर कोई कर लगाए, बगैर पूरी घोषणाओं के आने वाले साल के अंदर पूरी की जाएंगी। इतना घाटा होने के बावजूद आप खुद कह रहे हैं, तो कैसे पूरी कर पाएंगे आप बताइए एक बार। और 78 घोषणाएं, मैं कह रहा हूं आज भी राजस्थान प्रदेश की इस सरकार की घोषणाएं 0% है, पूरा नहीं, उसके ऊपर कोई काम का शुरू भी नहीं हुआ, आप पूरी करने की बात कर रहे हैं। अपना हक जो है, अपना जो हिस्सा बनता है जीएसटी का, वो पूरा दिला दीजिए। आप गवर्निंग काउंसिल में जाते हैं ना, आपके वित्त मंत्री जाते हैं, आपके मुख्यमंत्री जाते हैं, आप क्यों नहीं बात करते हैं वहां? गवर्निंग काउंसिल के आपने कितनी बार वहां पे बात करी है? आप मेंबर है ना वहां के गवर्निंग काउंसिल के, मीटिंग होती है, आप मीटिंग में जाइए ना, बात रखिए ना। उस कर को आप दिला दीजिए मोदी से, जो हमारा बकाया हिस्सा है उसको दिला दीजिए। जाइए आप मोदी जी के पास, वहां तो जाते नहीं है, यहाँ विपक्ष में बैठ के बस सिर्फ आलोचना करते हैं। जबकि अच्छा बजट पेश है, हर वर्ग का बजट है, गरीब का बजट है, बिजनेसमैन का बजट है, किसान का बजट है, हर वर्ग का बजट है। ये हर वर्ग ने इस बजट की प्रशंसा की है। और हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, 4 विधानसभा उपचुनाव में पता लगेगा आपको आपने कैसी घोषणाएं करी। बिल्कुल हाकम जी, हर कोई यही उम्मीद करता है कि जिस तरीके से सीएम की ओर से बजट पेश किया गया है और इस दौरान तमाम जो घोषणाएं यहाँ पर आमजन के भले के लिए की गई है, वो घोषणाएं यहाँ पर जल्द से जल्द पूरी होती हुई नजर आए। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, सूबे के मुखिया की ओर से आज आम बजट पेश किया गया है और उसके बाद से ही लगातार यहां पर विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है कि सरकार की ओर से यहां पर वादा खिलाफी की गई है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।